सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़ैज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, एक दिन एक हुक्मरान महल में बैठा हुआ था। जब उसने महल के बाहर एक सेब फरोश को आवाज़ लगाते हुए सुना कि सेब खरीदें, सेब खरीदें। हाकिम ने बाहर देखा कि एक देहाती आदमी अपने गधे पर सेब लादे बाज़ार जा रहा है। अच्छा, हुक्मरान ने सेब की ख्वाहिश की और अपने वज़ीर से कहा कि ख़जाने से 5 सोने के सिक्के ले लो और मेरे लिए एक सेब लाओ। अच्छा, वज़ीर ने ख़जाने से 5 सोने के सिक्के निकाले और अपने मुआविन से कहा कि ये 4 सोने के सिक्के लें और एक सेब लाएं। अच्छा, मुआविन जो वज़ीर है उसने महल के जो मुंतज़िम है ना उसको बुलाया और कहा कि सोने के ये 3 सिक्के लें और एक सेब लाएँ। अच्छा, महल के जो मुंतज़िम हैं उसने महल के चौकीदारी जो मुंतज़िम को बुलाया और कहा कि जी ये 2 सोने के सिक्के ये ले लें और एक सेब लाएं। अच्छा, जो चौकीदारी के मुंतज़िम हैं उन्होंने गेट सिपाही को बुलाया और कहा कि जी ये 1 सोने का सिक्का ले लें और एक सेब ले आएँ। सिपाही सेब वाले के पीछे गया, उसे गिरेबान से पकड़ कर कहा कि देहाती इंसान, तुम इतना शोर क्यों कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि ये बादशाह का महल है और तुमने दिल दहलाने देने वाली आवाज़ों से बादशाह की नींद में खलल डाला है। अब मुझे हुक्म हुआ है कि तुझको कैद कर दूँ। अच्छा, सेब फरोश महल के सिपाहियों के कदमों में गिर गया और कहा कि मैंने गलती की है जनाब, इस गधे का बोझ मेरी मेहनत के 1 साल का नतीजा है, ये ले लो, लेकिन मुझे कैद करने से माफ़ रखो। अरे, सिपाही ने सारे सेब लिए और आधे अपने पास रखे और बाकी अपने जो मुंतज़िम अफसर है उसको दे दिए। उसने उसमें से आधे रखे और आधे ऊपर के अफसर को दे दिए और कहा कि ये 1 सोने के सिक्के वाले सेब हैं। अच्छा, अफसर ने उन सेबों का आधा हिस्सा महल के मुंतज़िम को दिया और उसने कहा कि जी इन सेबों की कीमत 2 सोने के सिक्के हैं। महल के मुंतज़िम ने आधे सेब अपने लिए रखे और आधे असिस्टेंट वज़ीर को दिए और कहा कि जी इन सेबों की कीमत 3 सोने के सिक्के हैं। फिर असिस्टेंट वज़ीर ने आधे सेब उठाए और वज़ीर के पास गया और कहा कि जी इन सेबों की कीमत 4 सोने के सिक्के हैं। वज़ीर ने आधे सेब अपने लिए रखे और इस तरह सिर्फ 5 सेब लेकर वज़ीर हुक्मरान के पास गया और कहा कि ये 5 सेब हैं जिनकी मालियत 5 सोने के सिक्के हैं। हाकिम ने सोचा कि इसके अपने दौरे हुकूमत में लोग वाकई अमीर और खुशहाल हैं। किसान ने 5 सेब 5 सोने के सिक्कों के एवज़ फ़रोख्त किए हैं, यानी हर सोने के सिक्के पर 1 सेब मिलता है। हुक्मरान ने सोचा कि मेरे मुल्क के लोग 1 सोने के सिक्के के बदले 1 सेब खरीदते हैं, यानी वो अमीर हैं। इसलिए बेहतर है कि टैक्स में इजाफा किया जाए और महल के ख़जाने को भर दिया जाए। और फिर यूँ उस बादशाह की रियाया में गुर्बत बढ़ती 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 और बढ़ती ही चली गई। अब नाज़रीन, ये कहानी या हिकायत तारीख़ की किताबों में लिखी है, लेकिन आप अगर गौर करें तो ये अपनी कहानी लगती है। ऐसा ही है ना, जब आप सुन रहे थे तो आपको भी लगता होगा कि सुनी सुनी कहानी है, अपनी कहानी है, क्योंकि यहाँ भी यही सब कुछ हो रहा है। यानी हर कोई धोखा देकर माल बनाने के चक्कर में है, करप्शन की गंगा से रज कर हाथ धोए जा रहे हैं और इसका नतीजा ये निकलता है कि बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोगों की करप्शन का जो खमियाजा है वो बेचारी अवाम भुगतती है महंगाई की सूरत में। अच्छा, जब करप्शन करने वालों से एहतसाब के नाम पर हिसाब लिया जाता है तो तरह तरह के बहाने तराशे जाते हैं। एहतसाब को इंतकामी कार्रवाई का नाम दिया जाता है और हिसाब किताब के अमल को मशकूक बना दिया जाता है। चलिए, ऑपोजिशन तो कह लें कि जी एक तरफा एहतसाब का ढिंडोरा पीटती है और इदारों को हुकूमत का क्या कहते हैं जी आलाकारी करार देती है, लेकिन जो करप्शन के राज आलमी सतह पर गैर मुल्की सहाफ़ती इदारे खोलें उसके बारे में क्या ख्याल है? और मैं समझती हूँ कि उन पर सवाल उठाना मुश्किल होता है। और यही वजह थी कि जब पनामा पेपर्स में शरीफ ख़ानदान का नाम आया और शरीफ फैमिली ने अपने ऊपर लगे हुए जितने भी इल्ज़ामात थे उनको बेबुनियाद करार देकर इदारों पर इल्ज़ाम तराशी की, जबकि हकीकत तो यही थी ना कि पनामा पेपर्स के इंकशाफात में पाकिस्तान का कोई इदारा इन्वॉल्व नहीं था, ये आलमी हक़ाइक़ थे। और अब पनामा के बाद पेंडोरा पेपर्स, उसने भी पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। दुनिया के बड़े बड़े नामों का पर्दाफाश हो गया। अच्छा, मारूफ गुलकारा शकीरा, भारत के मारूफ क्रिकेटर सचिन, बिजनेसमैन अनिल अंबानी, ये सब छुपे रुस्तम निकले। यानी इन सब की भी ऑफशोर कंपनियां निकल आई हैं।
अच्छा, जहाँ पेंडोरा पेपर्स में दुनिया भर की जो अहम शख्सियात हैं उनकी ऑफशोर कंपनियां मंजर-ए-आम पर आई हैं, तो वहीं पर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ICIG के इंकशाफात में 700 से ज़ायद पाकिस्तानियों के नाम भी शामिल हैं। अब इनमें से कुछ अहम नाम हमारी सियासत और हुकूमत से जुड़े हुए हैं, मतलब जिस तरह पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब, फिर जो मुस्लिम लीग काफ के मुनस इलाही साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल वाडा साहब, इसहाक डार साहब के जो बेटे हैं अली डार, पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन साहब, वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार साहब के ख़ानदान के नाम और PTI के सीनियर रहनुमा अलीम खान, इस तरह के अहम नाम और इन समेत 700 से ज़ायद पाकिस्तानी शामिल हैं। अच्छा, पेंडोरा पेपर्स में ये जो चंद रिटायर्ड सरकारी ओहदेदार हैं या जो कारोबारी शख्सियात हैं उनके भी नाम सामने आए हैं और मुमकिन तौर पर ये जो पेंडोरा पेपर्स हैं ये दुनिया सहाफ़त की तारीख में की जाने वाली अब तक की सबसे बड़ी तहकीक बताई जा रही है। और ICIJ के बकौल पेंडोरा पेपर्स दुनिया के हर हिस्से से ताल्लुक़ रखने वाली 1 करोड़ 19 लाख से ज़ायद फाइल्स के लीक्ड डेटाबेस पर मुश्तमिल है। और ICIJ के मुताबिक दुनिया के 117 ममालिक से 150 मीडिया अदारों से ताल्लुक़ रखने वाले 600 से ज़ायद रिपोर्टर्स ने 2 साल तक जारी रहने वाली इस तहकीक में हिस्सा लिया। और अप्रैल 2016 में ICIJ की तहकीक पनामा पेपर्स के नाम से सामने आई थी, जिसने दुनिया में तहलका मचाया था। और पनामा पेपर्स 1 करोड़ 15 लाख दस्तावेज़ात पर मुश्तमिल थे, जिसमें दर्जनों साबिक और उस वक्त के जो सरबराहान ममलिकत, कारोबारी शख्सियात, मुजरिमों, मशहूर शख्सियात और खिलाड़ियों की, आपको याद होगा, ऑफशोर कंपनियों का रिकॉर्ड मौजूद था। अच्छा, पनामा लीक्स में पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब, उनके ख़ानदान के जो दीगर अफराद हैं उनका भी ऑफशोर कंपनियों से ताल्लुक़ सामने आया था, जिस पर उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात चलाए गए थे और उस वजह से नवाज शरीफ साहब को वज़ारत उज़्मा से भी हाथ धोने पड़े थे। अब ये जो पेंडोरा लीक्स है, इस पर असद उमर साहब एक ट्वीट करते हैं, ज़रा चलाइएगा ट्वीट, आप अपनी स्क्रीन पर भी ये ट्वीट देख सकते हैं। क्या लिखते हैं जी असद उमर साहब कि पेंडोरा पेपर्स से ये बात वाज़े हो जाती है कि नाम नहाद महफूज जो पनागाहें हैं वहाँ पे लूटी गई दौलत रखने की इजाज़त है, और ये बात वाज़े होती है कि तरक्की पज़ीर ममालिक से लूटी गई दौलत को कैसे छुपाया जाता है। ये दुनिया की बड़ी आबादी को गरीब रखने और आलमी तबाही का बाइस है। अच्छा, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब करप्शन के जानी दुश्मन हैं और उन्होंने ये जो पेंडोरा पेपर्स हैं इसका खैर मकदम किया है और शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी भी करवाई है। और वज़ीर आज़म ने आलमी प्लान करप्शन का मामला बड़े वाज़े और दो टोक अंदाज में उठाया और आलमी बिरादरी से करप्शन के ख़ात्मे के लिए अपना किरदार अदा करने का मुतालबा भी किया। ज़रा क्लिप चलाइएगा प्राइम मिनिस्टर साहब का। अच्छा, सुना आपने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को। अब वज़ीर आज़म ने पेंडोरा पेपर्स में शामिल जो पाकिस्तानी हैं उनसे तहकीकात का ऐलान किया है और इमरान खान साहब ने ट्विटर पर इस हवाले से ट्वीट भी की है। ज़रा चलाइएगा क्या लिखते हैं खान साहब कि पेंडोरा पेपर्स का खैर मकदम करते हैं और ये जो पेपर्स हैं शराफिया की नाजायज़ दौलत को बेनकाब करते हैं। टैक्स चोरी और बदउनवानी से जमा दौलत मालियाती पनागाहों में पहुंच जाती है और हुकूमत पेंडोरा पेपर्स में शामिल तमाम पाकिस्तानियों की तहकीकात करेगी, जो कसूरवार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे ने चोरी शुदा असासों का तखमीना जो वो $7 ट्रिलियन लगाया है, ये दौलत बड़े पैमाने पर ऑफशोर कंपनियों में मुंतकिल की गई है। और क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब कि जी मेरी हुकूमत पेंडोरा पेपर्स में सामने आने वाले तमाम जो शहरी हैं उनकी तहकीकात करेगी और अगर कोई गलती साबित हुई तो मुनासिब कार्रवाई भी करेंगे। अच्छा, वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि तरक्की पज़ीर दुनिया की अशराफिया ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह दौलत लूट रही है और मैं आलमी बिरादरी से मुतालबा करता हूँ कि जी वो इस संगीन नाइंसाफ़ी को मौसमियाती तब्दीली के बहरान की तरह समझें और अगर ऐसा ना किया गया तो इससे अमीर और गरीब रियासतों के दरमियान अदम मसावात में इजाफा होगा। अच्छा, इमरान खान साहब ने आज ये जो पेंडोरा लीक्स के हवाले से एक इजलास भी बुलाया जिस पर फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट भी की थी। ज़रा चलाइएगा क्या लिखते हैं फवाद कि पेंडोरा लीक्स पर आज कानूनी टीम का इजलास है और वज़ीर आज़म वाज़े कर चुके हैं कि पेंडोरा लीक्स पर तहकीकात होंगी। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल का जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया गया, जो कमेटी में शेयर किया जाएगा। पूरी दुनिया में फ़ेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ कानून साजी हो रही है और हम इसको आगे लेकर बढ़ रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब करप्शन को संगीन जुर्म करार देते हैं, करप्शन को गुर्बत में इजाफे की जड़ करार देते हैं और उनकी बात में अगर देखा जाए तो बहुत वज़न है। अब पेंडोरा पेपर्स में ये कहानी भी सामने आई है कि जिन लंदन में जायदादें ख़रीदने वालों में
पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद शामिल है। और तफसीलात के मुताबिक पंडोरा पेपर्स की दस्तावेज़ात इस बात का बाकायदा पता दे रही हैं कि लंदन में ये जो ऑफशोर कंपनी है, इनके ज़रिए जायदादें खरीदने वालों में आपको पता है कि पाकिस्तानी कितने नंबर पर हैं? 5वें नंबर पर हैं, ताकि टैक्स से बचा जा सके। और इसी तरह लंदन में जायदादें खरीदने वालों में बरतानवी शहरी फहरिस्त में पहली पोजीशन पर हैं। अब इसके बाद नाइजेरियन, भारतीय और जो रूसी शहरी हैं उनका नंबर आता है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि करप्शन का जो नासूर है वो पाकिस्तान समेत दुनिया कितनी तेज़ी से फैला जा रहा है। और अब वज़ीर-ए-आज़म करप्शन फ्री पाकिस्तान की जो बात करते हैं, लेकिन उनके मुखालिफिन कह लें कि बचने के लिए उनकी ज़ात पर हमेशा कीचड़ उछालते नज़र आते हैं। एहसन इकबाल साहब का क्लिप होगा, ज़रा चलाइए। कहानी कुछ यूँ है कि पंडोरा लीक्स के आने से ठीक एक दिन पहले ये खबर सामने आई, गर्दिश करने लगी थी कि इमरान खान साहब की 2 ऑफशोर कंपनी है और उन कंपनियों का जो मिलता जुलता पता है इमरान खान साहब के लाहौर वाले घर जमान पार्क से मिलता जुलता है। अब इस खबर का आना ही था कि इमरान खान साहब के मुखालिफिन, आपको पता है, तनकीद की तलवारें हाथ में लिए आ गए और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को, आप कह लें कि हवाई बातों पर ही तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, फिर बाद में क्या होता है, पंडोरा लीक्स मंजर-ए-आम पर आने के बाद ये बात साबित हुई कि वज़ीर-ए-आज़म पर ये जो इल्ज़ामात लगे बेबुनियाद थे और ये साबित हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म की तो कोई ऑफशोर कंपनी थी ही नहीं। लेकिन अभी जो एहसन इकबाल साहब है ना, इन्होंने पंडोरा लीक्स को देखे बगैर कह लें हवा में तीर चलाने शुरू कर दिए और क्या कहा जी कि जो तोशाखाना केस है उस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब इस्तीफ़ा देते हैं। और एहसन इकबाल साहब ने ये पंडोरा लीक्स का हवाला देते हुए यहाँ तक कहा कि जी पंडोरा लीक्स ने इमरान खान का पंडोरा बॉक्स खोल दिए। अब नून लीग की जानिब से इल्ज़ामात की, कह लें कि यलगार की गई बाकायदा, और बराह मिनिस्टर को करप्शन में मौजूद इल्ज़ाम ठहराने की पूरी कोशिश की गई। अच्छा, उस पर शहबाज गिल ने भी तनकीद की है और कह लें कि शहबाज गिल साहब ने भी तलवार अपने म्यान से निकाल ली है। ज़रा चलाइएगा उनका क्लिप। जी, सुना आपने शहबाज गिल साहब को। शहबाज गिल क्या कहते हैं कि वो लोग जो कहा करते थे कि हमारी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, बाद में जगह जगह से उनकी जायदादें निकली और ये लोग किस मुंह से इमरान खान साहब पर ये करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अच्छा, वैसे मैं आपको थोड़ा माजी में लेकर चलूँ तो इमरान खान साहब पर सुप्रीम कोर्ट में जो केस चला था उसमें उनकी एक ऑफशोर कंपनी का बहुत जिक्र हुआ था और इमरान खान साहब ने उस ऑफशोर कंपनी का एतराफ़ भी किया था। और इमरान खान साहब ने उस पर ये जो अपना मौक़िफ़ अपनाया था, मौक़िफ़ देते हुए क्या कहा था कि उन्होंने अपने क्रिकेट खेलने वाले दिनों में 1983 में एक ऑफशोर कंपनी बनाई थी और ये बात काबिल ज़िक्र है कि उन्होंने उस वक्त भी तस्लीम किया, माना कि यस, हाँ, उनकी एक ऑफशोर कंपनी थी। अच्छा, अब इस केस में, वो जो केस था उसमें इमरान खान साहब, आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट से बाइज़्ज़त बरी हो गए थे और पंडोरा पेपर्स के मंजर-ए-आम पर आने के बाद अब इंटरनेशनली, बैनुल-अक़वामी सतह पर भी वो सादिक और अमीन हो गए हैं। अच्छा, जिस पर फैसल जावेद साहब ट्वीट करते हैं, क्या लिखते हैं, ज़रा ट्वीट चलाइएगा स्क्रीन पर, आप ज़रा पढ़िएगा कि कहते हैं जी कि कुछ लोगों ने काफ़ी कोशिश की और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का नाम ऑफशोर कंपनी से जोड़ना चाहा, मगर एक बार फिर इमरान खान साहब सुरखरू हुए हैं और ICIJ ने तस्दीक की है कि इमरान खान साहब की कोई ऑफशोर कंपनी नहीं है और वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि कोई भी पाकिस्तानी हो, तहकीक होगी और गैर कानूनी अमल हुआ तो कार्रवाई भी होगी। अच्छा, अब जहाँ पर अपोजिशन ने हुकूमत पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए हैं, वहीं पे हुकूमती सफ़ों में से भी ये आवाज़ें अब आने लगी हैं कि मरियम नवाज़ के जो बेटे जुनैद सफ्दर, उनकी भी 5 ऑफशोर कंपनी है। लेकिन फिर बाद में ये जो खबर थी ये भी झूठी निकली और इस पर मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने हुकूमती तर्जुमानों को आड़े हाथों लिया और ट्वीट की। ज़रा वो भी ट्वीट चला दीजिएगा जो मरियम ने ट्वीट की। क्या लिखती हैं जी कि झूठी, बेबुनियाद और फेक न्यूज़ चलाने पर PTV के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई के लिए वकला को हिदायत जारी कर दी गई हैं और फेक न्यूज़ के किंग इमरान खान साहब ने अपने झूठे प्रोपेगेंडे के लिए सरकारी TV को इस्तेमाल किया है। यानी इल्ज़ामात की जो आग है ना, वो दोनों जानेब बराबर लगी हुई दिखाई दे रही है बाकायदा। अच्छा, फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि फिर ये साबित हुआ है कि जरदारी और नवाज शरीफ की जो करप्शन है लामहदूद है। जब भी दुनिया में कोई भी स्कैंडल आता है तो इन दोनों ख़ानदानों के नाम उससे चमकते हुए निकलते हैं। ज़रा चौधरी साहब का क्लिप चलाइएगा। अच्छा, सुना आपने फवाद चौधरी साहब को। अच्छा, अभी जो हुकूमत की बातें हैं ना, ये बिल्कुल दुरुस्त हो सकती हैं, लेकिन एक हकीकत ये भी है इस पंडोरा पेपर में कि जी अलीम खान, शौकत तरीन,
फैसल वादा और इमरान खान की इत्तेहादी जमात के जो रहनुमा मुनिस इलाही, उन पर भी इल्ज़ाम लग रहे हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी की जो रहनुमा शेरी रहमान साहिबा ने क्या कहा है, वज़ीर आज़म से सवाल किया है कि क्या वज़ीर आज़म अपने लोगों के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब देखा जाए तो इमरान खान साहब ने तो बड़ा क्लियरली बताया, वाज़े कर दिया, और हमेशा उनका एक ही मौक़िफ़ रहता है कि वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। जो गलत करेगा, चाहे वो उनकी पार्टी से हो चाहे वो अपोजिशन से हो, किसी को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने क्लियर किया है कि जी वो किसी को नहीं छोड़ेंगे, और जो भी करप्शन में मुलविस होगा उसको कानून के मुताबिक सज़ा मिल के रहेगी। और वज़ीर आज़म के इस हवाले से अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो वो भी मेरे ख्याल से बेहतरीन नज़र आता है, क्योंकि उन्होंने करप्शन पर जब अपने पसंदीदा तरीन जहांगीर तरीन को नहीं बख्शा, तो ऐसे में उनसे उम्मीद की जा सकती है कि वो अपने लोगों के गिर्द भी घेरा ज़रूर तंग करेंगे जिनका नाम पेंडोरा पेपर्स में आए। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, वो ये कि हुकूमत की जो इत्तेहादी जमात के मुनिस इलाही हैं ना, वो भी अब पेंडोरा पेपर्स की जद में आ गए हैं। हालांकि जो मुनिस इलाही के ख़ानदान के तर्जुमान हैं, उन्होंने इन इल्ज़ामात को मुखालफत का बाइस करार दिया और मुनिस इलाही ने इल्ज़ामात को मुस्तरद किया और क्या कहा जी कि ख़ानदान के असासे कानून के मुताबिक ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। अब सियासी हलकों की नज़र इस बात पर लगी हुई है कि जी इमरान खान साहब मुनिस इलाही के ख़िलाफ़ क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि एक्शन लेने की सूरत में क्या होगा, काफ लीग इत्तेहाद को ख़त्म कर सकती है। क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा जब मुनिस इलाही को वजारत देने का मामला, उस हवाले से हुकूमत और काफ लीग में डेडलॉक हो गया था और यहाँ तक ख्याल किया गया था कि शायद ये जो काफ लीग है ये अब हुकूमत से अलहदा हो जाएगी, क्योंकि वज़ीर आज़म को उस वक्त भी मुनिस इलाही पर शक था कि उनका दामन साफ़ नहीं है, इसलिए वजारत देना नहीं चाहते थे। अब खैर देखते हैं कि जो ऊँट है ये किस करबट बैठता है, क्योंकि अब कोई भी हो उसको हिसाब तो देना होगा कि वज़ीर आज़म बार बार कहते हैं कि जो गलत होगा उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अब ये जो करप्शन है इसका धंधा और ये सब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पेंडोरा लीक्स की जो तहकीकात हैं उसके लिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन कमीशन के तहत एक आला सतह का सेल कायम किया है और फैसला ये किया गया है जी कि इसकी तहकीकात कौम के सामने रखी जाएंगी और जो आला सतह का सेल है वो पेंडोरा लीक्स में शामिल तमाम अफराद से जवाब तलबी करेगा। ज़राए का ये कहना है कि जी वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA और जो कौमी एहतसाब ब्यूरो NAB, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR और इसके नुमाइंदे इस सेल का हिस्सा होंगे और वजारत कानून जो है सेल के तमाम जो कानूनी अमूर है उसको देखेगी। अच्छा, जो सेल है वो ये जो पेंडोरा पेपर्स हैं इसमें आने वाले तमाम पाकिस्तानियों के नामों के असासों की छानबीन करेगा और इस बात की भी तहकीकात की जाएंगी कि उन अफराद ने जो असासे हैं वो आया कि डिक्लेयर किए या नहीं किए और मनी लॉन्ड्रिंग हुई या फिर नहीं हुई। अच्छा, वज़ीर आज़म के सेल कायम करने के फैसले पर बात करने के लिए आज हमने स्टूडियोज़ में दावत दी है दोनों को, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, साबिक अटॉर्नी जनरल और सीनियर वकील अनवर मंसूर खान साहब। बहुत शुक्रिया खान साहब आपका ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। और साबिक डायरेक्टर NAB ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अनवर साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी, ये ICIJ के जो पेपर्स के मुताबिक 700 पाकिस्तानी बाशिंदे इस मालियाती स्कैंडल में मुलविस हैं जिनकी ऑफशोर कंपनियां बताई गई हैं और जो वज़ीर आज़म का कायम करदा सेल है उसको इन 700 अफराद की तहकीकात करनी है। तो आप क्या समझते हैं खान साहब कि ये जो कानूनी लिहाज से ये एक मुश्किल टास्क नहीं होगा हुकूमत के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, बिफोर ये मैं जवाब देने से पहले बता दूं कि ये जो लीक्स है या जो पेंडोरा लीक जिसको कहते हैं, ये बेसिकली एक इंफॉर्मेशन है। अब ये इंफॉर्मेशन सही है या गलत है ये आगे जाके डिटर्मिन होना है दो चीज़ों में। एक तो ये कि ये जो ऑफशोर कंपनीज होती हैं, इन ऑफशोर कंपनीज का बनाना गैर कानूनी नहीं है, इन ऑफशोर कंपनीज में काम करवाना ये भी गैर कानूनी नहीं है। गैर कानूनी चीज़ जो है वो ये है कि पैसा कहाँ से आया और किस तरह से उसको यूटिलाइज किया गया इन ऑफशोर कंपनीज के थ्रू।
अगर तो ये पैसा जेन्युइन था, डिक्लेयर्ड पैसा था, अगर पाकिस्तान से बाहर कोई काम कर रहा था और उसने वहाँ पर खर्च, वहाँ पर से ये पैसा लेके बनाया, या अगर पाकिस्तान से भेजा है पैसा, तो क्या ये पैसा डिक्लेयर्ड था या नहीं था, ये वो चीज़ें हैं जो कि डिटर्मिनेशन इसकी ज़रूरत है। जब हम कहते हैं डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है, इसका मतलब ये होता है कि कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन जब होती है तो इसका मतलब ये है कि हर डॉक्यूमेंट, हर चीज़ देखी जाएगी। ये सब चीज़ें कोई मामूली नहीं है, इसके अंदर आपको काफ़ी टाइम लगेगा और काफ़ी एफर्ट लगेगा। ठीक है जी, ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, आपने अनवर साहब को भी सुना, अब आपकी तरफ आती हूँ। अब ये जो वज़ीर आज़म साहब के सेल बनाने से, जो ये नाजायज़ पैसों से जो कहा जा रहा है, जो ऑफशोर कंपनियाँ, ये बनाने वालों को क्या कटहरे में लाया जा सकता है ब्रिगेडियर साहब, खासतौर पे जब उनके अपने जो वुज़रा हैं उनका नाम भी इसमें शामिल हो, और अपोजिशन तो आपको पता है बड़ा सवाल उठा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है, मैं एट द वेरी आउटसाइड ये कहना चाह रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हमेशा थ्रू आउट हिज पॉलिटिकल कैरियर हमेशा ये कहा, उनका ये प्रिंसिपल रहा है कि अगर किसी वजीर के ऊपर कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर, उस पर कोई इल्ज़ाम जब लगता है तो बेहतर ये है ही शुड टेक हाई मॉरल ग्राउंड, स्टेप डाउन, रिजाइन एंड देन गेट हिमसेल्फ क्लियर, और फिर वापस आए क्लियरेंस के बाद। मिसाल के तौर पर उनकी गवर्नमेंट में एक बड़ा क्लियर एग्जाम्पल मुझे याद है, बाबर रवान साहब थे, उन पर एक केस बना था, उन्होंने एडवाइजर थे, ये स्पेशल असिस्टेंट, 2-3 साल पहले की बात है, उन्होंने रिजाइन किया। जब वो क्लियर हो गए, गालिबन हाई कोर्ट में केस, ही केम बैक। तो मेरा ख्याल है एक बड़ा आइडियल एग्जाम्पल उनका था। मैं समझता हूँ कि इनके जो 2-3 वज़रा हैं जिनके बड़े क्लियरली, जिन पे ये इल्ज़ामात लगे हैं, उनको चाहिए कि वो आज बाय टुडे दे शुड स्टेप डाउन, और द प्राइम मिनिस्टर शुड हैव टोल्ड देम यू स्टेप डाउन, गेट योरसेल्फ क्लियर, खासकर ये जो कमेटी जो बनी है, एंड देन कम बैक इफ यू क्लियर। देखें उसमें, और ये जो इनके जो वज़रा हैं उसमें थे, देखें 2 ऐसी पर्सनालिटीज़ भी हैं जो शुगर कमीशन में के साथ भी उनके ताल्लुकात जो है वो सामने आए थे एज द एक्यूज, और वी डोंट नो, आपको पता है उन दोनों कमीशन में कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिस तरह अनवर मंसूर साहब ने फरमाया, बिल्कुल ये ओवरनाइट काम तो मुकम्मल नहीं होगा। 700 इज़ अ वेरी बिग फिगर, और जो पनामा लीक्स में 400 प्लस लोग आए थे, वो सुप्रीम कोर्ट में गालिबन केस किया था, और उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उन लोगों के भी रिजल्ट पता लगेंगे, लेकिन वो मामला को रैप अप ही हो गया। कोई कहते हैं उन्होंने स्टे ले लिया, फिर कोई गालिबन एमनेस्टी स्कीम एक आई थी 2-3 साल पहले, उसमें उन्होंने FBR पे वो 4% का गालिबन वॉज द अमाउंट जो कि उन्होंने अपनी टोटल जो अनडिक्लेयर्ड उन्होंने उनके एसेट्स थे उस पर 4% दे के पैसा उनका बाहर था, एसेट्स उनके बाहर थे, तो वो एमनेस्टी स्कीम में आ गए। अब ये जो लिस्ट है 700 की, कितने इनमें से वो एमनेस्टी वाले हैं, कितने इनमें से वो लोग हैं जिन्होंने कुछ स्टे लिए हुए या मतलब पुरानी लिस्ट के हैं, तो ये अब सब डिटेल जो है ना, ये अपना ये जो एक सिविलियन GIT है इन 3 बड़े इदारों की, FIA, NAB और FBR, जिसपे मैं समझता हूँ FBR का ज़्यादा रोल होगा, बिकॉज काफ़ी में से वो लोग होंगे जिनके ऑलरेडी जो पाकिस्तान में रहते हैं, चाहे वो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हों, बिजनेसमैन हो, रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स हों, उनके FBR में ये जो रिटर्न जाते होंगे अपनी हर साल इनकम टैक्स के, उस एक अपने एसेट्स की रिटर्न होती है, तो हो सकता है उन्होंने कईयों ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया। कुछ केसेस सामने आ रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि नहीं जी हमने तो FBR में डिक्लेयर किया था। तो अगर उन्होंने डिक्लेयर किया था, और जिस तरह अनवर साहब फरमान ने बिल्कुल ठीक बात है कि मनी ट्रेल तो उनको देनी पड़ेगी कि जनाब ये पैसा था, क्या ये वाइट मनी था, ये ब्लैक मनी था, ये इल गॉटन मनी तो नहीं था, आप बाहर लेके गए, वहाँ पे कोई मनी लॉन्ड्रिंग की नहीं वगैरह। तो ये मामला उन लोगों, कुछ लोगों के लिए पेचीदा बन सकता है। बट हैविंग सेड दैट, ये एक एलीट है, एक अशराफिया है। मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है कि जब मामला ज़्यादा बढ़ना शुरू करे, तो आपको पता है पाकिस्तान में एलीट इज़ वेरी पावरफुल। अभी तक हम एलीट माफिया को पाकिस्तान में शिकस्त नहीं दे सके। आपने देख लिया कि कैसे वो केसेस लटक रहे उनके नैब के तहताब अदालत में, डिस्पाइट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क बाय नैब, कि वो ट्रायल तक उनके केसेस आ गए। यहाँ पे भी मुजामत होगी, रेजिस्टेंस होगी, और कोशिश मेरा ख्याल ये की जाएगी कि जनाब अगर 2-3 साल पहले एमनेस्टी स्कीम आ सकती है, और उस हवाले से FBR ने 100-150 अरब रुपए बड़े लोगों से ले लिया और पैसा यहाँ वापस नहीं आया, प्रॉपर्टी अभी की बाहर है,
तो हो सकता है इस सही। केस में भी एंड में पता लगे कि एमनेस्टी की तरफ हम जा रहे हैं, अनदर एमनेस्टी इन द गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप मुझे टाइम दें, ठीक है। जस्ट 1 मिनट मोर, वो ये जी प्लीज प्लीज। मैंने देखे जी जी जी। एहतसाब का असूल डॉक्टर फिजा बड़ा क्लियर है। सारी अब जो नैब जी। में रहने के बाद तो खासकर मेरा हमेशा ये ईमान के साथ रहा है और हमने इसलिए स्ट्रगल किया है, अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल, नो वन इज अबव द लॉ। कोई टैक्स एवेजन नहीं, कोई किस किस्म का मिस डिक्लेरेशन कि ई इलेक्शन कमीशन के सामने आप जनाब ये जो कुछ पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, जो भी वजीर हैं, वो जनाब डिक्लेयर ना कर रहे हैं अपने एसेट को, नहीं करेंगे तो FBI इलेक्शन कमीशन पकड़ लेगा उनको और वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो मतलब अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल। हैविंग सेड दैट, मुझे बेशक इसमें 7-8 सीनियर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं, लेकिन मैं किसी को डिफेंड नहीं करूंगा। मैं दे शुड ऑल गो थ्रू दिस प्रोसेस जिस तरह बाकी लोगों के साथ होगा। एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर द लॉ। मुझे ये एक लगा है, दो बातें। एक तो ये ICIJ का काम नहीं था, उन्होंने एक किस्म का एक पॉलिटिकल एंगल इसको दिया जो उनको नहीं देना चाहिए था, कि वो वर्ड्स टू द इफेक्ट कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये आए हैं, फौज की बैकिंग है, फौज इनकी पीछे है, जर्नल जो है जर्नलों की सपोर्ट है। भाई आपका क्या काम है ये बातें करना? ठीक है अनवर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ब्रिगेडियर साहब को भी सुन रहे थे, तो अनवर साहब क्या सिर्फ ये जो ऑफशोर कंपनी है उसको डिक्लेयर करना काफ़ी होता है, या फिर कानून को अगर देखा जाए तो इन लोगों को मनी ट्रेल बताना होगी कि जी ये पैसा कहाँ से आया, कैसे गया और ये इनके पास आया कहाँ से था? और साथ ही ये जो अनवर साहब ये जो तज्जिया हुआ है, जो तमाम दस्तावेज़ात है पेंडोरा पेपर्स की, उसके बाद ये बात कही जा सकती है कि जी ऑफशोर जो कंपनीज़ हैं उसके ज़रिए लंदन में जायदादें खरीदने वालों में जो पाकिस्तानी 5वें नंबर पर हैं। तो सर आपको क्या वजह नज़र आती? नैब है, FIA है, FBI है, इन सब के होते हुए आज हम करप्शन का पैसा बैरून मुल्क गैर कानूनी तरीके से ट्रांसफर होने से रोक नहीं पा रहे? जी बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए मैं आपको इसके भी ज़रा सा आपको बताता हूँ। अब पाकिस्तानी जो टैक्स पेयर है पाकिस्तानी, और जो शख्स यहाँ पर रहता है और जो इनकम टैक्स लॉज के तहत यहाँ पर अपने रिटर्न्स जमा कराता है, अगर वो कारोबार कोई बाहर कर रहा हो जहाँ पर के उसकी इनकम हो रही हो, उसको डिक्लेयर करना पाकिस्तान में मैंडेटरी है। अच्छा, तो इसके अलावा अगर फर्ज करें कि जिस मुल्क में इसने इन्वेस्ट किया वहाँ पर अगर टैक्स दे रहा है, तो उस सूरत में भी वो डिक्लेरेशन ज़रूरी है। अगर डुअल इनकी वो डबल टैक्सेशन ट्रीटी नहीं है उस मुल्क से, तो उस सूरत में भी यहाँ डिक्लेयर करना ज़रूरी है और उस पर टैक्स देना भी ज़रूरी है। एडिशनली अगर किसी मुल्क के साथ डबल टैक्सेशन ट्रीटी मौजूद है, उसके बावजूद डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है, चाहे उस पर टैक्स नहीं लग रहा हो, इसलिए कि आपने उस मुल्क के अंदर टैक्स दे दिया है। ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं देखने की हैं। अब जहाँ तक के ताल्लुक़ है कि पैसा बाहर कैसे जा रहा है और क्यों जा रहा है, अगर कोई शख्स इल्लीगली पैसा बाहर ले जाता है और वो इन इदारों में या इन ऑफशोर कंपनीज़ के अंदर वो इन्वेस्ट करके और वो पैसा जो है वो राउट करता है इंग्लैंड में या अमेरिका में या कहीं और दुबई में मुख्तलिफ जगहों पे वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ख़रीदते हैं, तो उस सूरत में बहुत क्लियर है कि वो शख्स जो ये इस किस्म का काम करता है जो कि इलीगल है, उसका यहाँ पर पाकिस्तान में उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। एंड दिस इज़ ए वेरी क्लासिक केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो ये है कि अगर कोई पैसा इल गॉटन है जो डिक्लेयर्ड नहीं है और वो अगर यहाँ से जाकर राउट करके उसको लॉन्डर किया जाए, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़ुमरे में आता है। और अगर मनी लॉन्ड्रिंग के ज़ुमरे में आ रहा है तो उसमें आमला का भी वो होगा कि उसके तहत भी उनके खिलाफ एक्शन होगा और इनकम टैक्स लॉ के तहत भी उसके खिलाफ एक्शन होगा। जी, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया और आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर के साथ।
वेलकम बैक नाजरीन। गुज़िश्ता रोज़ ICIJ ने अपने इन्वेस्टिगेटेड पेपर्स रिलीज़ किए जिसमें पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी शख्सियात के नाम शामिल हैं। इस पूरे सिलसिले का हम खैर मकदम करते हैं। पूरी दुनिया पर इसके मस्बत असरात होंगे, जहाँ एक तरफ अच्छी बात है, दूसरी तरफ अगर सिर्फ पाकिस्तान के लिए देखा जाए तो पाकिस्तान के हवाले से भी कई नाम सामने आए हैं, लेकिन उनमें कई नाम ऐसे हैं जिन पर बेबुनियाद इल्ज़ामात भी लगाए गए और कई ऐसे हैं जिन पर पर्दा रखा गया है, जो कि सरासर गलत है। अच्छा, पंडोरा पेपर्स के मुताबिक पाकिस्तान से जो मुतादिद अहम शख्सियात के नाम ऑफशोर कंपनियां हैं, अब ये ऑफशोर कंपनियां कहाँ हैं, उनकी क्या तफसीलात हैं, इस हवाले से कोई भी ठोस खबर नहीं दी गई। और जो मुतादिद पाकिस्तानी शहरी हैं, सियासतदानों, फ़ौजियों और बिजनेस टाइकून्स को टारगेट किया गया, अब उसमें से कुछ दुरुस्त भी होंगे और कुछ जाली भी हैं। अच्छा, हकीकत में जो मसला है ना, वो ICIJ का नहीं है, बल्कि उनकी पाकिस्तान में जो सोर्स है ना, उस सोर्स का है, जो खुद जानिबदार है। इसमें सबसे मज़ाक़ा खेज़ बात क्या है वो मैं ज़रा आपके साथ शेयर करती हूँ कि जी पाकिस्तान से ICIJ को किसने ये पूरी जो मालूमात हैं वो फ़राहम की। इस पूरी मालूमात के पीछे और कौन हो सकता है? वही बदनाम ज़माना जंग ग्रुप के 2 मुलाजमीन, जिसमें से एक का नाम उमर चीमा। जी हाँ, ये वही उमर चीमा जिसने इमरान खान की शादी की झूठी खबर दी, जिसकी तरदीद इमरान खान और रेहाम खान ने भी की थी। और इसमें एक और नाम शामिल है जो है फ़खर दुरानी। ये भी जंग ग्रुप के ही मुलाजिम हैं और मीर शकीलुर रहमान के कहने पर ही ICIJ को मालूमात फराहम की हैं। अच्छा, उमर चीमा ने कल एक TV प्रोग्राम में अपने चैनल के मालिक यानी मीर शकीलुर रहमान की ऑफशोर कंपनी होने का भी एतराफ़ किया और ख़ुद ही फिर उनके वकील भी बन बैठे और वजाहतें भी दे डाली। इस पूरी सूरत हाल में उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर डाला कि उन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि नाम आगे देने से पहले उन्होंने मीर शकीलुर रहमान से इजाज़त ली थी और फिर इजाज़त के बाद ही नाम आगे दिए। ये ज़रा क्लिप चलाएगा उमर चीमा का। जी, तो आपने अल्फाज सुने जी। उमर चीमा क्या कह रहे हैं कि मीर शकीलुर रहमान ने अपना नाम दिया, यानी अगर मैं कहूँ कि उमर चीमा के मुंह से सच आखिर निकल ही आया तो गलत नहीं होगा कि जी मीर शकीलुर रहमान ने नाम खुद अप्रूव किए और उनके जो मुंतखब करदा नाम है, यानी जिनकी इनको इजाज़त दी गई, यानी जो नाम मीर शकील ने देना चाहे वही ICIJ को उमर चीमा ने दे दिए और वो सब ज़ाती पसंद और नापसंद की बिना पर शामिल किए गए। अच्छा, एक बार फिर से ज़रा चलाइएगा, एक बार फिर से सुने उमर चीमा के अल्फाज ताकि मज़ीद आपको समझ आ जाए। चलाइएगा ज़रा क्लिप। जी तो सुना आपने। उन्होंने अपना नाम दिया, उन्होंने अपना नाम दिया, उन्होंने अपना नाम दिया। ये अल्फाज हैं नाज़रीन जो ज़ाहिर कर रहे हैं कि पाकिस्तान से जिन भी अफराद के नाम ये ICIJ को दिए गए वो बराह रास्त किसने दिए? मीर शकीलुर रहमान ने दिए। अब इसके बरक्स दीगर अफराद जिनके नाम ICIJ को दिए गए उनको कानो कान खबर ना थी। अब सहाफ़त का असूल क्या होता है? असूल तो ये होता है ना कि जिसके हवाले से भी खबर दी जाए उनसे उनका मौक़िफ़ ज़रूर लिया जाए, लेकिन ये ठहरे जंग ग्रुप के मुलाजमीन और इनकी तरबियत ही जर्द सहाफ़त से हुई है। जर्द सहाफ़त का मतलब समझते हैं आप नाजरीन? इनका इदारा भी जर्द सहाफ़त का अलंबरदार है, तो उन्होंने वही करना था और वही जो रविश कायम की जो है। अब इन खबरों की कोई तहकीक तो मेरे ख्याल से दूर की बात, कोई बुनियाद ही ढूंढ लेते तो शायद शर्मिंदा हो जाते। खैर, हमने इनका मौक़िफ़ लेने के लिए इनसे रब्ता करने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की कि इन्होंने अपनी तरफ से ये जो मन घड़त कहानी है ये रचा कर क्यों इस तरह लोगों की पगड़ियाँ उछालने की कोशिश की है। लेकिन बात वही हुई हमारे सवालों के, चूँकि इनके पास कोई जवाब थे ही नहीं तो लाजवाब ही रह गए। अच्छा, हमने इन्हें कॉल्स की, फिर हमने इन्हें व्हाट्सएप मैसेजेस किए और इनके स्क्रीनशॉट्स भी आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। टीम ज़रा चलाइएगा। व्हाट्सएप के जो ब्लू टिक्स होते हैं, आपको पता है इसका क्या मतलब होता है कि मैसेज डिलीवर हो गया और जिसको भेजा गया उसने पढ़ भी लिया। व्हाट्सएप के जो ब्लू टिक्स हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे इन मैसेजेस पर, और ये ब्लू टिक्स सीधा सीधा इस बात को जाहिर करते हैं कि उमर चीमा ने ये सवाल देखे थे, बल्कि मेरे ख्याल से 2-2, 3-3 दफ़ा पढ़े होंगे, लेकिन जो कोई जवाब नहीं था तो नहीं दे सके जवाब। उमर चीमा साहब ने हमारी कॉल्स तो नहीं उठाई, लेकिन मैं बार बार ये बता रही हूँ जो ब्लू टिक्स हैं ये आपको ये क्लियर कर रहे हैं कि व्हाट्सएप मैसेज हमने जब इनको किए, इनको देखा गया, खोला गया, पढ़ा गया, लेकिन जवाब नहीं दिया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि इनके पास कोई जवाब थे ही नहीं, अगर होते हैं तो देते जवाब। अच्छा, मैं आपको इस तरह सवाल पढ़कर सुना देती हूँ ताकि आपके भी आसानी हो, जो नहीं पढ़ पा रहे यहाँ पे। मैं ज़रा आपको सुना देती हूँ सवाल क्या थे। उमर चीमा साहब, क्या आपने और फ़खर दुरानी ने ICIJ में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की?
अब दूसरा सवाल सुनिएगा, आपकी ICIJ को दी गई इंफॉर्मेशन के मुताबिक शुएब अहमद शेख की कोई ऑफशोर कंपनी है क्या आपके पास? इसकी कोई तफसीलात हैं, डिटेल्स हैं? आगे सुनिएगा अगला सवाल, इस कंपनी के क्या सबूत आपके पास हैं और किस बिना पर आपने उनका नाम इस लिस्ट में शामिल करवाया है? अगला सवाल, क्या ये नाम सिर्फ इसलिए शामिल किया गया कि आप जंग ग्रुप के मुलाजिम हैं और शुएब शेख जंग ग्रुप के कॉम्पिटिटर बोल नेटवर्क के मालिक हैं? अगला सवाल, क्या आपने बोल नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने के लिए उन पर बेबुनियाद और मनगढ़ंत इल्जाम लगा दिए? अगला सवाल, क्या इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिन लोगों के नाम आपने ICIJ को दिए उनसे मौकिफ नहीं लिया गया था? अगर नहीं तो मीर शिकीर रहमान से फिर क्यों अलग से मौकिफ लिया गया? इससे तो आपकी जानिबदारी जाहिर होती है। हमने ये सवाल फ़खर दुरानी को भी मैसेज किए, उनका भी कोई जवाब नहीं आया। फ़खर दुरानी को हमने कॉल की, उन्होंने एक मरतबा कॉल उठाई लेकिन कहा कि जी इस वक्त मैं किसी और प्रोग्राम में मसरूफ़ हूँ, थोड़ी देर बाद कॉल करें। अच्छा, कॉल की रिकॉर्डिंग है हमारे पास, टीम ज़रा चलाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर फ़खर दुरानी साहब बात कर रहे हैं? जी फ़खर बात कर। फ़खर खान बात कर रहा हूँ बोल न्यूज़ से। सर कल ICIJ के हवाले से जो है आपने जो डिटेल्स वगैरह फ़राहम की थी ICIJ को, उसके हवाले से जो पेपर्स वगैरह सामने आए उनके हवाले से कुछ सवालात आपसे करना चाह रहे थे। अभी करना चाह रहे हैं? जी सर, अभी कॉल पे। अभी मैं एक बीपर दे रहा हूँ, ये आदिल शाहजेब साहब जो है। ठीक है, मैं आपको कितनी देर में कॉल बैक करूँ? थोड़ी देर बाद, तकरीबन 15 से 20 मिनट में। ठीक है, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। थैंक यू। ये तो सुना आपने। अब इसके बाद इन्होंने हमारी कोई कॉल नहीं उठाई, ना ही मैसेजेस के जवाब दिए, क्योंकि जवाब इनके पास थे नहीं। और इनके स्क्रीनशॉट्स भी आपके सामने, ज़रा चलाइएगा टीम, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चूँकि इनको मालूम हो गया था कि ये कॉल बोल न्यूज़ से आई है, नंबर बोल न्यूज़ का है, तो उन्होंने एक भी कॉल नहीं उठाई। अगर सच्चे होते तो उठाते, देते जवाब, लेकिन चूँकि झूठे हैं, चूंकि फ्रॉड करते हैं, झूठी खबरें देते हैं, लोगों की पगड़ियां उछालते हैं और किसी बात का इनके पास जवाब नहीं होता, इल्जामात लगाते हैं, जवाब नहीं होता, तो फिर ये कॉल कैसे उठाएं, ये जवाब कैसे दें, ये मैसेजेस पढ़ के उसका रिप्लाई कैसे करें? अच्छा, हमने इस पूरी इन्वेस्टिगेशन पर ये जो ICIJ इंटरनेशनल से भी इस हवाले से सवालात किए। अब इस ईमेल का भी स्क्रीनशॉट होगा, ज़रा टीम चला दीजिएगा ताकि नाज़रीन देख लें। आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। चूँकि जो हमारे सवालात हैं उनके जवाब हमें नहीं मिल पाए, इसलिए हमने तमाम जो सवाल हैं वो अवाम के सामने रख दिए हैं। अब ये उमर चीमा, फ़खर दुरानी अगर इस पूरी चीज़ की वजाहत देना चाहते हैं तो हमारे सवालों का जवाब देना चाहिए, तो हमारे प्लेटफॉर्म हाजिर हैं, आएँ और जवाब दीजिए। नाज़रीन, ये था पूरा किस्सा। अब आप ख़ुद फ़ैसला कर लें। पूरे मुल्क से ये जो ICIJ, ये 2 अफराद से इंफॉर्मेशन लेता है, 2 अफराद से ICIJ इंफॉर्मेशन लेता है, और वो भी ऐसे 2 लोग जो कि बदनाम ज़माना मुल्क मुखालिफ मीडिया ग्रुप के मुलाजिम हैं, जिन्होंने, आपको पता है कि हाजिर सर्विस ISI चीफ के खिलाफ बाकायदा साजिश रचाई, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, जो यकीनी तौर पे मुल्क का इमेज ख़राब करना और इसकी साख को मुतासिर करने का कोई भी मौका हाथ से ये लोग नहीं जाने देते, जिन्होंने तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई, जिनके खिलाफ इमरान खान साहब खुद कार्रवाई करना चाहते हैं, जिनका मालिक मीर शिकीर रहमान खुद अपने मुंह से क्या कहता है कि सहाफ़त कुछ नहीं है, ये बिजनेस है, यानी धंधा। आम अल्फाज में अगर कहूँ कि उनको सहाफ़त कुछ नहीं लगती, धंधा। अब सहाफ़त जो कि एक मुक़द्दस शोबा है, उसे धंधा कहने वाले शख्स की क्या सोच होगी, उसे धंधा कहने वाले शख्स से क्या उम्मीद रखी जा सकती है? इनसे तो मेरे ख्याल से रखी नहीं जा सकती। लेकिन ICIJ की जो साख है, उसका जो इमेज है, उसको जंग ग्रुप और जंग ग्रुप के मुलाजमीन ने बहुत नुकसान पहुंचा दिया। अब इसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ रहे हैं और उठने भी चाहिए। अच्छा, वकार मसूद खान, मुनस इलाही, फैसल वोडा, खुसरो बख्तियार और अब्दुल खान साहब और राजा नादिर, परवेज़ और ये जो शौकत तरीन साहब हैं, इन्होंने भी ICIJ को जो दी गई मालूमात हैं उन पर सवाल उठाया है। और कई लोगों ने जो कानूनी चाराजोई है उसका भी बाकायदा ऐलान कर दिया है, जिसमें आपको बताऊं कि जी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब भी शामिल हैं। लेकिन नाज़रीन, सवाल ये कि ये जो ज़र्द सहाफ़त है ये आखिर कब तक चलती रहेगी? जो लोग सहाफ़त जैसे मोज़िज़, ये जो शोबा है जिसको कहते हैं, ये फॉरगेट अबाउट जर्नलिज़म, ये बिज़नेस है, धंधा है,
ऐसी सोच रखने वाले कब तक हमारी सहाफ़त को नुकसान पहुंचाते रहेंगे, कब तक ये जर्द सहाफ़त चलती रहेगी और ये हमारे मुल्क को बेसिकली नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमें हमारे इदारों को इनके खिलाफ मेरे ख्याल से जल्द अज जल्द वक्त ज़ाया किए बगैर हरकत में आना होगा, एक्शन लेना होगा, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा और हर बार मुल्क को, कौम को ज़ाती मुफाद की खातिर नुकसान पहुंचाते रहेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, जो मुल्क और कौम के साथ बुरा करते हैं उनके साथ कभी अच्छा नहीं होगा और हम उनका जो मकरू चेहरा है हमेशा अवाम के सामने, पाकिस्तान की अवाम के सामने रखते रहेंगे, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल की ज़िंदगी ने वफा की। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पास। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।